दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जीवन में कई बार होता है जब आप उत्साही से अति उत्साही हो जाते हैं, आप में अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है कि आपके आगे किसी की क्या बिसात। आप मर्यादा और विनम्रता को छोड़कर अहंकार के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर ऊंचाई से ऐसे गिरते हैं कि पूछिए मत। आज यही ममता बनर्जी के साथ हुआ है। अपने 50 साल के लड़ाकू राजनीतिक जीवन में ममता बनर्जी पहली बार इतने बैकफुट पर दिखाई दी। ममता एक ग्रीन फोल्डर, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क को अपने से चिपकाकर कानून के कटघरे में खड़ी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक अपने फैसलों से उनकी अकड़ उतारी जा रही थी। ईडी के काम में टांग अड़ाने, उसे अपने मुख्यमंत्री होने का टशन दिखाने और उसकी सबूतों की फाइल लेकर भागने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की क्लास लगा दी है। ममता और टीएमसी इस वक्त ऐसी अवस्था में है कि उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे। कोयला घोटाले की जांच में ईडी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। ममता दोनों जगह पहुंच गई थी। प्रतीक जैन के घर से वो एक फाइल फोल्डर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रतीक का फोन भी अपने साथ लेकर चली गई। उधर आईपैक के दफ्तर से उनके लोग भी ढेर सारे फाइलें समेटकर कार में ले जा रहे थे। टीएमसी ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं ईडी भी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया था। बाद में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब इसके आगे सबसे पहले वो फैसला देख लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस की हरकत पर दिया है। कोर्ट ने 3 फैसले दिए जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हैं। ईडी अफसरों के खिलाफ ममता सरकार के एफआईआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और आदेश दिया कि छापे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डिवाइस सुरक्षित रखी जाए। तो फैसले बस यही 3 हैं। इसके पहले ममता की राजनीति को 440 वोल्ट के झटके भी आज पड़ गए। ममता बनर्जी का जो एक शेरनी वर्सेस ऑल वाला नैरेटिव है, आज वो ढीला पड़ता हुआ दिखा। सवाल उठाए गए कि अगर आईपैक के दफ्तर में कुछ गलत नहीं था तो ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों थी? क्या जरूरत थी उन्हें वहां पर जाने की, फाइलें लेकर इस कदर भागने की? ममता की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की। ईडी का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने रखा। ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर सबूतों की चोरी की है। टीएमसी ने दलील दी, सबूत चोरी की बात झूठ है। ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त नहीं दर्शाया। ईडी ने कहा कि ये पीएमएलए के तहत सर्च था, बताने पर भी ममता बनर्जी ने काम में बाधा डाला। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ईडी को पता था कि आईपैक में चुनाव का सीक्रेट डेटा है, इसीलिए वहां पर छापेमारी की गई। ईडी की ओर से आगे अपनी बातों को रखते हुए कहा गया कि डीजीपी और कोलकाता कमिश्नर सस्पेंड हो, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाए। तो टीएमसी का जवाब रहा कि ममता बनर्जी जेड सुरक्षा प्राप्त हैं, वो जहां जाएंगी पुलिस तो साथ रहेगी ही। ईडी की ओर से कहा गया कि राज्य मशीनरी की बाधा एक पैटर्न है, सीबीआई जांच के दौरान भी ऐसा ही देखा गया था। टीएमसी ने कहा कि ईडी का छापा गलत इरादे से था, यह उसके काम में साफ साफ दिखाई देता है। ईडी की ओर से कहा गया कि सीएम और डीजीपी खुद आरोपी हैं, उनके रहते निष्पक्ष जांच हो पाना मुश्किल है। याद दिलाया कि ये वही सीएम ममता बनर्जी हैं जो सीबीआई जांच के खिलाफ धरने पर इसके पहले बैठ चुकी हैं। अब दोनों दलीलें सुनकर कोर्ट ने 3 फैसले दिए जो हमने पहले आपके सामने रख दिया है। अब कोर्ट की वो टिप्पणी सुने जिससे ममता बनर्जी को झटका लगा। कोर्ट की ओर से कहा गया कि जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार का कथित दखल गंभीर मुद्दा है। कानून के राज के लिए जरूरी है कि हर एजेंसी आजादी से अपना काम कर पाए। एजेंसी की जांच में पार्टी के काम का बहाना लेकर बाधा नहीं डाल सकते। ये देखना जरूरी है कि राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधी ना बचाए जाएं। कानूनी सवालों को बिना सुलझाए छोड़ने से अराजकता फैल सकती है। ईडी ने 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी के हंगामे की बात भी उठाई। सबूत भी रखे कि टीएमसी की लीगल सेल ने सुनवाई के दौरान सुनियोजित हंगामे के लिए बाकायदा भीड़ जुटाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखा कमेंट किया और यह सवाल पूछा, क्या कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया था? हालांकि ममता बनर्जी के वकील ने ईडी की इस शिकायत को गलत बताया कि टीएमसी की मंशा हाईकोर्ट में शक्ति प्रदर्शन करके दबाव बनाने की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस खिंचाई के बाद आज बीजेपी ने ममता सरकार पर और जोरदार ढंग से हमला बोला है। कहा कि ममता का राज ही असली जंगल राज है और बंगाल के इससे मुक्त होने का समय नजदीक आ चुका है। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। वहीं टीएमसी में आज फैसले के बाद चुप्पी छा गई। सांसद कल्याण बैनर्जी बचते बचाते बहुत थोड़ा ही बोले। By this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पुराना सवाल ही पूछा गया कि ईडी चुनाव के वक्त विपक्षी राज्यों में हरकत में क्यों आ जाती है। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। अब दीदी वर्सेस ईडी पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 फरवरी को है। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि 8 जनवरी के फुटेज में सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उससे चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी की मुश्किलों का ग्राफ कहां जाता है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से निकलकर अब सवाल मुंबई का। मुंबई का धुरंधर कौन, फडणवीस या शिंदे, उद्धव या राज ठाकरे? हालांकि दोनों मिले हुए हैं। उद्धव राज ठाकरे अपने ठाकरे नाम से इस बार बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले फडणवीस और शिंदे ने एक साथ मिलकर हुंकार भरी है बदलाव की। मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो गई। कितने वोट पड़े ये बाद में दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले बता देते हैं कल मुंबई का किंग किसके बनने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो खबर ठाकरे भाइयों के लिए बहुत खराब आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव पर 5 एग्जिट पोल आए हैं और 5 में ही डंके की चोट पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का डंका बजता दिखाया गया है। यानी मुंबई लोकल पर बीजेपी और शिवसेना की महायुति फिर से राज करने जा रही है और भरत मिलाप के बावजूद मुंबई ने उद्धव और राज ठाकरे को जीत का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन ये एग्जिट पोल ये भी बताते हैं कि मुंबई ने भाई भाई की राजनीति पूरी तरह से ठुकराई भी नहीं है। तो सबसे पहले बीएमसी का पोल ऑफ पोल्स आपके सामने रखते हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी गठबंधन को 128 से 134 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उद्धव के गठबंधन को 57 से 67 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 18 से 22 सीट, अन्य को 8 से 13 सीट मिलने के आसार लग रहे हैं। और अब अलग अलग सर्वे एजेंसियों का नंबर एक एक करके भी आपके सामने रखते हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 227 में से 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। ठाकरे गठबंधन को 58 से 68 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट का अनुमान, अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का डेटा है। वहीं डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल कहता है कि बीएमसी की 227 सीटों में बीजेपी गठबंधन 107 से 122 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 68 से 83 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस प्लस को 18 से 25 और अन्य को 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। अगला एग्जिट पोल जेडीएस पोल का है। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 127 से 154 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही हैं। ठाकरे गठबंधन को 44 से 64 सीटें, कांग्रेस प्लस को 16 से 25 और अन्य के खाते में 10 से 21 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला एग्जिट पोल जनमत पोल का है, जिसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 62 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस प्लस को 20 सीटें, अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगला एग्जिट पोल जेवीसी। इसका एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 59 सीटें, कांग्रेस प्लस को 23 सीट और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं।
इस एग्जिट पोल से जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बना सकती है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से भी कोई फायदा नहीं मिला। करीब 3 दशक बाद बीएमसी की सत्ता से ठाकरे परिवार की विदाई हो रही है। एकनाथ शिंदे मुंबई में मराठा राजनीति के नए चाणक्य बनकर उभर सकते हैं और नफरत की राजनीति को मुंबई ने खारिज कर दिया है। जिस तरह के बयान लगातार ठाकरे बंधुओं के हवाले से सामने आ रहे थे, चाहे वो उत्तर भारतीयों को लेकर हो, चाहे वो दक्षिण भारतीयों को लेकर। वैसे मुंबई के असल नतीजे कल आएंगे। कल सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तब पूरी तरह साफ होगा कि नतीजों के सियासी मायने क्या हैं। ठाकरे परिवार अपना मुंबई का किला किस हद तक सुरक्षित रख पाएगा या उसकी मुंबई को लेकर भाई भाई के ख्वाब समंदर में बह जाएंगे। बीएमसी में इस बार अनुमानित 50% मतदान हुआ है। वहीं 2017 में 55.28% मतदान हुआ था। 2012 में 44.75%, 2007 में 46.05%, 2002 में 43.25%, 1997 में 44% वोटिंग हुई थी। और अब महाराष्ट्र के इस मिनी विधानसभा चुनाव में वोटिंग कैसे हुई, उसके दर्शन भी आपको करवा देते हैं। एक एक करके 8 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, जहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मतदान किया। वहीं बीएमसी का गढ़ बचाने के साथ आए दोनों भाई उद्धव और राज ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाले। मिलिंद देवड़ा, उज्जवल निकम, नवनीत राणा और प्रियंका चतुर्वेदी भी वोटिंग की कतार में खड़े हुए दिखाई दी। मुंबई की बात हो और सितारों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने वोट कर अपना फर्ज निभाया। अभिनेता आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और रणबीर कपूर भी वोट देने पहुंचे। गायक कैलाश खेर और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने भी मतदान किया। अब चुनाव से पहले वोट रिझाने की पॉलिटिक्स और चुनाव के बाद वोट चुराने के नाम पर पॉलिटिक्स। खैर, आप बीएमसी के नतीजों के लिए कल लगातार जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ। सुबह 9:30 बजे से हम सबसे बड़ी कवरेज इसको लेकर शुरू करने वाले हैं और सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अब बढ़ते हुए आगे और 27 के रण की ओर आपको लेकर चलते हैं। हालांकि 1 साल बाकी है, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यूपी में असल मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। लेकिन अब अपनी सियासी धमक दिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज 70वां जन्मदिन है। हर साल की तरह आज भी अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने पत्रकारों से बातचीत की और 2027 के चुनाव को लेकर अपना सियासी टीजर पेश कर दिया। और इस टीजर से जो एक संदेश साफ हुआ है वो ये कि यूपी में इस बार ब्राह्मण ही वोटों का बाजीगर है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बड़ी बातें कही हैं। पहला ये कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वो किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। दूसरा ये कि बहन जी ने यूपी के ब्राह्मणों पर खूब डोरे डाले, साथ आने का संदेश दिया है। तीसरी बड़ी बात में उन्होंने समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का विरोधी करार दिया है। और चौथी बड़ी बात ये कि अपने कोर वोटरों को उन्होंने 2 जून 1995 के हमले की याद भी दिलाई। इन चारों बयानों के बड़े मायने हैं। अपने वोटरों को सियासी संदेश देने के साथ ही विरोधी दलों के वोट बैंक पर भी बहन जी की कड़ी नजर है। वैसे तो साल 2012 से ही बीएसपी यूपी की सत्ता से बाहर है। 2014 में मोदी राज आने के बाद बीएसपी का चुनावी ग्राफ लगातार गिरता रहा। लेकिन 2027 के चुनाव से साल भर पहले मायावती ने 20 साल पुराने हिट फॉर्मूले को फिर से आजमाने का प्लान बनाया है। सबसे पहले जानिए बीएसपी प्रमुख ने कैसे आज बीजेपी के कोर वोट बैंक को लेकर पासा फेंका। अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी
बहकावे में नहीं आना चाहिए। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। बहन जी का बयान आपने सुन लिया। आपने इस बयान के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला है, उसके दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को उकसाया है। दूसरा ये कि ब्राह्मणों के साथ ही राजपूत और वैश्य वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये तीनों यूपी में बीजेपी के कोर वोटर हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनका मास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अब बीएसपी की रणनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव भी है, क्योंकि आप याद करें 90 के दशक को, जब यही बीएसपी इन तीन जातियों के लिए कौन से नारे दिया करती थी, याद दिला देते हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। साल 1989 में यह नारा तब के बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गढ़ा था। सालों तक इसी नारे के आसपास बीएसपी की राजनीति चली। बाद में मायावती ने सुविधा के हिसाब से नारों की सियासत की और फिर 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों का साथ लेकर ही सत्ता हासिल की। नारा दिया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब राजनीतिक रूप से वनवास झेल रही बहन जी फिर से 2007 वाले पुराने ट्रैक पर बीएसपी को लेकर जाना चाहती हैं। बीजेपी के ब्राह्मण और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। मायावती की ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का एक सुर में उनकी ओर से हमला किया गया है। आपको जरूर सुनना चाहिए। बीजेपी का तो सीधा सा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें वाल्मीकि जैसे ब्राह्मण तक, एससी से लेके ओबीसी होते हुए फॉरवर्ड तक सबका ही सम्मान है। वो देखें कि उनका आधार क्या है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको पता है कि उनकी मान सम्मान की रक्षा कहाँ है और जो सरकार है उनके साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है। बहन जी राजनीति के बूझते हुए चिराग की तरह है, अपनी सर्वाइवल के लिए स्टेटमेंट देंगी। यूपी में ब्राह्मण तकरीबन 10% के आसपास हैं और पिछले 4 चुनावों से ब्राह्मण जिधर जाता है उसी की सरकार बन जाती है। 2007 में बीएसपी, साल 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017-2022 में बीजेपी की सरकार बनाने में ब्राह्मण वोटर और ब्राह्मण विधायकों की बड़ी भूमिका रही। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ब्राह्मण वोटों को लेकर खेल पिछले महीने तब हुआ था जब बीजेपी विधायक के घर पर ब्राह्मण विधायक लिट्टी पार्टी के बहाने जमा हो गए थे। बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक को लेकर अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी डोरे डालने शुरू किए थे। अब मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ब्राह्मणों से वायदा किया है, सरकार बनी तो मान सम्मान पूरा देंगे। मायावती की नजर बीजेपी के ब्राह्मण वोटरों पर तो है ही, लगे हाथों आज उन्होंने अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स में भी सेंध लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। अखिलेश की रणनीति पर वार करने वाली मायावती कौन सा अहम बयान आज उनकी ओर से दिया गया है ताकि सपा में भी सेंधमारी की जा सके, सुनिए। खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने, जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। तो बीजेपी का ब्राह्मण और समाजवादी पार्टी का मुसलमान वोट मायावती की नजर में है। 2007 में मायावती को सत्ता के सिंहासन पर इन्हीं 2 वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग ने बिठाया था। बहन जी फिर से उसी इंजीनियरिंग का खाका खींचने में जुट गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बीएसपी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों का वोट शेयर आप देखिए। 2007 में जब बीएसपी को सत्ता मिली थी उस समय 30% वोट मिले थे। 2012 में जब पार्टी
में विपक्ष में जब वो गई तो 26% वोट शेयर था। 2017 में गिरकर बीएसपी 22% पर पहुंच गई और 2022 में तो पूछिए मत, इतना बुरा परफॉर्मेंस, 13% पर वोट शेयर आकर रुक गया। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 9% वोट बैंक पर ही सिमट गई, सीट का खाता तक नहीं खुला। अब जरा गठबंधन की तरफ चलिए। मायावती ने कहा है कि वो फिलहाल किसी से गठबंधन नहीं करेंगी क्योंकि उनका वोट तो साथी दलों को मिलता है, लेकिन साथी दलों का वोट उनके साथ शिफ्ट नहीं हो पाता। बीएसपी यूपी में हर दल के साथ गठबंधन कर चुकी है, लेकिन बहन जी का मानना है कि उनका फायदा तो चुनाव में साथी दल ही उठा लेते हैं, जबकि उनके उम्मीदवार को साथी दलों का कोई फायदा नहीं मिल पाता। अभी 2019 में बीएसपी ने 24 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह रिश्ता रहा नहीं। बीएसपी का कोर वोटर कैसे चुनाव दर चुनाव खिसका है, अब जरा उसको भी देखिए। जाटव वोट 2007 में 85% मायावती को वोट करता था, 2012 में 62% हुआ, 2017 में 87% बीएसपी को मिला, लेकिन 2022 में 65% ही रह गया। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जाटव वोट की परफॉर्मेंस। अन्य दलित जातियों का वोट 2007 में 55%, 2012 में 48%, 2017 में 44% और 2022 में 27% हो गया। इसी तरह 2007 में मुस्लिम 18%, 2012 में 30%, 2017 में मुस्लिम वोट 19% था, जो घटकर 6% बाद में चला गया 2022 के इलेक्शन में। आप देख पा रहे हैं दलित बीएसपी का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर गया, जबकि मुस्लिमों का वोट जो बीएसपी से टूटा वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट करता गया। यूपी में मायावती के लिए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी इन दिनों बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जून की तारीख का भी जिक्र किया। असल में 2 जून 1995 को ही लखनऊ का चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था। जैसा कि दर्शकों को मैं जनहित में राजनीति की खबर के अंदर खबर से रूबरू कराती हूं, तो आज मैं गेस्ट हाउस कांड के बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूं। 1993 में बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। 2 जून 1995 को मायावती ने सरकार से समर्थन वापस लिया। इससे बौखलाए समाजवादी पार्टी समर्थक लखनऊ के गेस्ट हाउस पहुंचे। मायावती उस वक्त गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में विधायकों के साथ बैठी हुई थी। अजय बोस की लिखी किताब बहन जी में उस घटना का विस्तार से जिक्र मिलता है। गेस्ट हाउस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला किया गया, उनसे बदसलूकी की गई। उन्होंने जान बचाने के लिए खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। हंगामा करने वाले मारपीट पर उतारू थे। बीजेपी के एक विधायक ने जान पर खेलकर मायावती को वहां से निकाला था, बीजेपी के विधायक ने। इस घटना के बाद मायावती को कभी साड़ी में नहीं देखा गया, जबकि इसके पहले कई मौकों पर वो साड़ी जरूर पहनती थी। करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस घटना से दुखी होकर ही उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। वैसे सच ये भी है कि मायावती गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रही हैं, लेकिन 2019 में उसी समाजवादी पार्टी के साथ वो गई थीं और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बुआ और बबुआ के नारे जबरदस्त तरीके से लगाए गए थे। लेकिन चुनाव है, समय के साथ अपना चरित्र बदल लेता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की सियासत में पंथिक राजनीति हमेशा से हावी रही है। करीब 1 साल बाद पंजाब में चुनाव है और ऐसे माहौल में पंजाब के मौजूदा सीएम भगवंत मान की श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी हुई, जिसमें भगवंत मान की ओर से अपनी दलीलें रखी गईं। श्री अकाल तख्त सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। ऐसे में यहां सुनाए गए फैसलों और सजा का बड़ा असर होता है। अकाल तख्त में पेशी के लिए भगवंत मान सुबह 11:30 बजे श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। भगवंत मान इस सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए 2 काले बैग साथ में सबूत के तौर पर लेकर गए। इस दौरान सीएम मान का सिर और नजरें दोनों झुकी हुई थीं। श्री अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका, आशीर्वाद और प्रसाद लिया। इसके बाद भगवंत मान श्री अकाल तख्त सचिवालय की तरफ बढ़ गए, जहां उनकी सुनवाई हुई। दरअसल भगवंत मान अमृतधारी सिख नहीं है, इसीलिए उन्होंने अकाल तख्त की फसील की जगह सचिवालय में अपना स्पष्टीकरण दिया। ये तस्वीरें उसी श्री अकाल तख्त सचिवालय की हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे थे। सामने अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज बैठे हुए हैं, जिनके सामने भगवंत मान ने अपना पक्ष रखा। अकाल तख्त सचिवालय में भगवंत मान की ओर से ये पेशी 40 मिनट तक चली।
बाहर आकर भगवंत मान ने इसके बारे में जानकारी दी। जो पिछले दिनों च कुछ सोशल मीडिया ते ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकता। तो मान की पेशी किस वजह से हुई वो भी अपने जान लिया और साथ ही ये भी सुन लिया कि उन्होंने खुद को बचाते हुए किस तरह की दलीलें रखी हैं। और अब आज का वीडियो ऑफ द डे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गोरखपुर में आज मकर संक्रांति के मौके पर सीएम ने बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे ने धीरे से उनके कान में जाकर कहा कि चिप्स चाहिए। उस बच्चे ने इतने धीरे से कहा ताकि कोई और ना सुने। ये ऑडियो सामने आते ही सीएम सहित सभी लोग हंस पड़े। और क्या चाहिए बताओ? हैं? और अब आज का जनहित मंत्र। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।